ठीक है, कसम खाई के टाइम पे आऊंगा आप। हाँ देखना कहाँ तो गया हूँ। हाँ डिस्कस नहीं करूं ना ना, अभी करेंगे। चलो देखो दोनों, क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टुवर्ड्स पोल। देखो बेटा, कहता है एक कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है बेटा विद वेलोसिटी ऑफ v ना। इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहले हमारा है बेटा इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से मूव करता हुआ आ रहा है फ्रॉम पोल ऑन राइट साइड ऑफ द मिरर एज सोन बिफोर द ऑब्जेक्ट द नंबर एट विच द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 40 सेंटीमीटर। कहता बेटा ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर कब होगी? बोल तो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? बोलो। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा बेटा तो इमेज फोकस पे है ना। अच्छा आप बताओ, ऑब्जेक्ट जब इस तो इमेज किधर मूव करेगा? जब आएगा तो ये भी सेंटर पे आ जाएगा ना बेटा। तो इमेज इतना सही मूव किया ना, मतलब इमेज होगी अभी। पहले इसके बीच की दूरी कितनी है? इंफिनिटी है ना, और अब जीरो हो गई। इसका मतलब जरूर ऐसा हुआ होगा बीच में कभी ऐसा कि इमेज बीच की दूरी सेंटीमीटर आई होगी बेटा। बोलो आई होगी ना। तो यहाँ पे आ गया जीरो, इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा बेटा, तो इमेज यहाँ आ जाएगा ना। बोलो फिर से हो जाएगा 40 सेंटीमीटर दूरी। तो दो बार तो हो गया, दो बार तो हो गया ना बेटा। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा इमेज? इन्फिनिटी। बोलो अगर दो लाइन में ऐसे ड्रॉ करूं है ना, तो ये किधर कट करेंगी? आगे कट करेंगी या पीछे कट करेंगी? उसका मतलब है नहीं कट करेगी। इधर कहूं तो भी कहोगे नहीं कट कर रही है। बोलो बेटा राइट ना। ठीक, तो कह सकते हैं ना बेटा कि ऑब्जेक्ट है या इधर है, बताओ कहीं भी हो सकता है ना। लेकिन अब जब यहां से इंटर करेगा बेटा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगा, वर्च बनेगा ना। तो इधर हमारा होगा बेटा ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ कहीं बनेगा बेटा। बोलो कहोगे ना। आ गया ना, आ जाओ। फिर जब यहाँ बनेगा बेटा ऑब्जेक्ट तो फिर यहाँ बनेगा इमेज। दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी हो जाएगी? जीरो। इन्फिनिटी से जीरो हुआ तो 40 तो आई होगा बीच में। इसका रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। तो आंसर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। समझ गए? फिर पूछे कि ये बताओ रियल इमेज, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो फिर क्या होगा? इधर जाएगा फिर तो इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज फिर से आएगा 40 सेंटीमीटर। तो 4 बार हुआ ना, आंसर 3 बार क्यों है?
सोचो। क्या? अरे गड़बड़ हो गया। चार ऑप्शन में नहीं इसलिए सही बात है। चार ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कंसीडरिंग वर्ड ऑल्सो। क्यों? क्या कहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या मूव कर रहा है? दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मूव कर रहा है, तो रे हम कैसे ही भेज सकते हैं, है कि नहीं? आ जाओ। 3 नंबर हो गया। 4। डाउट है ना? देखो 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, ऑफ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी d1 d नॉट above the surface of liquid of density d will be। देखते बेटा, ये मान ले कोई लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी d है बेटा, और बॉडी की डेंसिटी d1 है ना? तो इसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम पानी के बाहर होगा? तो बोल बेटा, पानी के अंदर जो होता है पोर्शन, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इमर्स्ड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल टू d1 बाई d होगा ना बेटा, बॉडी बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बोलते बेटा इमर्स्ड वॉल्यूम को बोल सकता है क्या? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम आउटसाइड डिवाइड बाई वी, बोल सकते हैं। तो इसको ऐसे बोलेंगे बेटा 1 माइनस वी आउटसाइड बाई वी। इसका मतलब बेटा वी आउटसाइड बाई वी इक्वल टू 1 माइनस d1 अपॉन डी। बोल बेटा, समझ गए? 5 नंबर हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, 11। ऑनलाइन वाले बच्चों बनाया डीईपी 12, 13, 14 बनाया है। 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, बोलता है देखो, द लोड वर्सेस elongation graph for 4 wires of same material is shown in the figure. The thinnest wire is represented by। बोलते बेटा, हमें पता है कि अगर ये होता बेटा स्ट्रेस और अगर ये होता स्ट्रेन, तो ग्राफ तो होता बेटा स्ट्रेट लाइन, और ये होता कांस्टेंट। नहीं है क्या? है बेटा फोर्स वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ, है ना? तो इसमें कोई लाइन ड्रॉ करेंगे अगर, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? F इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो ग्राफ का स्लोप होगा बेटा, है ना, स्लोप का मतलब क्या होगा? डी एफ बाई डी एक्स। ये होगा ना बेटा ए वाई बाई एल। बोलो, इसका मतलब जिसका एरिया ज्यादा है बेटा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका नेचुरल लेंथ ज्यादा है उसका स्लोप कम होगा। सवाल देखो, द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ और 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम खाली है ना, यंग्स मॉडुलस सेम हो गया बेटा। तो बताओ सबसे पतला वायर कम होगा, कौन होगा इसमें? जिसका स्लोप सबसे कम है ना बेटा। लेकिन सवाल में बोलना पड़ेगा कि सबकी लंबाई बराबर है कि नहीं? बात समझ में आया ना? आगे चलो, बोलो बोलो। बेटा देख, ये ऑब्जेक्ट ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट बेटा, और ब्लैक वाला इमेज, फिर देखो रेड वाला ऑब्जेक्ट, रेड वाला इमेज, ये दोनों कंडीशन रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है बेटा। 2 बार हो गया ना ये? अब रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, लेकिन जब फोकस को क्रॉस करेगा बेटा ऑब्जेक्ट, तो बनेगा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, और फिर से ये दूरी 40 सेंटीमीटर हो सकती है ना? 15 तक, 15 तक में 15 अच्छा है। 14 तक नहीं बोला मैंने। देखो भाई,
मास 100 किलोग्राम का, नहीं ग्राम का, 100 ग्राम, स्ट्राइक्स द वॉल विथ ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल एंड रिबाउंड विद द सेम। अगर कांटेक्ट का टाइम 2 इंटू 10⁻³ है तो फोर्स क्या होगा? बट मैं बताऊंगा। दोनों वेलोसिटी को वेक्टर में लिखो, निकलेगा आई कैप जगह में, बोल। तो मोमेंटम निकल जाएगा वेक्टर में, मोमेंटम निकल गया वेक्टर में तो चेंज इन मोमेंटम निकल गया, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज फोर्स, है ना सिंपल? बोलो 18। पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ध्यान से देख, d2x/t² क्या है? एक्सेलरेशन। सही 19 चाहिए। Assuming Earth to be a perfectly spherical body, the time period of simple pendulum is maximum। बताओ t का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2π√L/g। अगर मैक्सिमम टाइम चाहिए जी के वर्ग से कम तो कहोगे ना बेटा इक्वेटर पर से कम होगा जी, रोटेशन की वजह से। 20 हो गया। 18 देखो, 18 में बोलो d2x/dt² का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो क्या दिख रहा है बेटा? हाँ, आ रही आवाज? आवाज आ रही है? ये तो घर बैठे हैं, उनको एक बार यस और नो में बोलें। अरे भाई, जो घर बैठे हैं उनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिस्कशन में क्या था? एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट। अच्छा, D4 D5 शीट में ही था ना, मतलब सारा। चलिए, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट D4 हो गए सबके? D5 हो गए? जो घर बैठे हैं उनके D4 D5 हो गए सारे? हो गया। ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ मैं समझ गया। वो क्वाड्रेटिक वाले दी। पार्ट सेकंड में सेक्शन डी में होगा D1 D2। हाँ मैं बोलता हूँ क्वेश्चन, D1 D2 D3 D4, इसके बाद था D7 D9 D10 D12 हो गए। अच्छा, D10 तक। मान लो D12 भी दिया हुआ होता तो बताओ पढ़ के क्या था? इसमें लिखा है y equals to fx is increasing in alpha to beta, then its range is f of alpha से f of beta।
क्या होता? सही है होता, फॉल्स होता नालायकों, फॉल्स होता ना, कंटिन्यूअस नहीं दिया ना, अपन ने लिखा था ना फंक्शन का क्या होना जरूरी है, कंटिन्यूअस, इसलिए फॉल्स होता, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है ये ना, और फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी होता है ना, इसलिए फॉल्स होता। चलो कर, इसके बाद क्या था, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में 10 to 14। चलो तो 2 पार्ट फर्स्ट में आते हैं 10 to 14 में। चलो इसमें बोलो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 11 में आ जाओ, क्या है भाई, लॉग दे रखा है, तो लॉग दे रखा है तो अंदर वाली क्वांटिटी को क्या कर देंगे, पॉजिटिव, सीधा सवाल है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लॉग दे रखा है तो अंदर वाली क्वांटिटी को क्या कर दें, पॉजिटिव। अब आप देखो इसमें कि जैसे एक तो ये पी एक्स क्यूब बन गया, पी एक्स स्क्वायर बन गया, क्यू एक्स स्क्वायर बन गया, क्यू एक्स बन गया, आर एक्स बन गया, आर बन गया। अब देखो ये पी एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स और आर तो है ही सही मेरे पास, तो बचे हुए तीन में से मैं एक्स कॉमन ले लूं तो ये भी कितना बन जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और ये कितना बन गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो ये अपने पास हो गया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और एक्स प्लस वन। अब इसको तो तुम जानते हो, इसको नहीं जानते, तो इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी है ना। सवाल आसान इसलिए क्योंकि जो नहीं जानते उसके बारे में सवाल वाले ने इंफॉर्मेशन दे दी, और उसने ये कहा कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, जीरो है। अब हमें पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो उसके रूट क्या होंगे, सेम। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी तो डी जीरो आया। तो इसका सॉल्यूशन निकालना आता है मुझे, इसको ऐसे नहीं लिखते, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू अल्फा। तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, -1 से इनफाइनाइट, जिसमें से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, अल्फा। अच्छा अल्फा क्या होगा, अल्फा इसका वही तो होगा -b/2 है, अल्फा वही तो होगा -b/2 है, तो -b/2 है क्या होगा, -q/2p। तो ये आंसर आ जाएगा -q/2p, यही तो है। और इसने आर में से हटा के आंसर लिख रखा है, इस वजह से वो लिखा हुआ है। देखो उसने आर माइनस में लिख रखा है ना, तो उसने -1 से माइनस इनफाइनाइट को हटा दिया, तो फिर यही तो बचेगा -1 से इनफाइनाइट। तो उसने माइनस इनफाइनाइट से -1 को हटा दिया, तो -1 टू इनफाइनाइट बचेगा। 11 के बाद आ जाओ 12 हो गया, 12 के बाद आ जाओ 13, 13 नहीं हुआ, इधर से कौन पूछ रहा था ना 13, हाँ। तो 13 में क्या क्या किया, क्या तुमने कुछ किया इसमें, हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ट्राई तो करते हैं और तो कुछ तो नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई जैसे सवाल देखा तो क्या ट्राई किया, मतलब भाई ट्राई करने का मतलब होता है कि जब भी हम मोड देखते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, केस, क्या वो बनाए, नहीं बनाया ना, फिर ट्राई नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ है ना। ट्राई करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कुछ भी कर दें, ट्राई करने का मतलब होता है जो उसका कुछ नियम होता है उसको फॉलो करें फिर देखें। तो इसमें क्या दे रखा है, मोड। तो ट्राई करने का मतलब है कि हम मोड को क्या करें, डिफाइन, और जैसे ही मोड को डिफाइन करोगे इसका आंसर भी आ जाएगा। भाई मोड को डिफाइन करोगे तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए एक बार एक्स को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो देखो एक्स को नेगेटिव लोगे तो ऊपर वाले दोनों कट के जीरो आ जाएंगे, और अगर एक्स को तुम जीरो जीरो से बढ़ा लोगे तो नीचे वाले दोनों जुड़ेंगे, तो इससे डिवाइड भी कर दो तो ये बन जाएगा 2e⁻²x, ये फंक्शन बन जाएगा। अब जैसे ये डिफाइन करोगे तो ये नजर आ जाएगा, जीरो से लेके कहां तक जाएगा, हाफ, ये क्वांटिटी हाफ से छोटी रहेगी, ये हाफ माइनस है ना, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहने वाली है, हाफ से छोटी। आंसर है डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, हाफ से छोटा, बस डिफाइन करना था। ये करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये क्वांटिटी क्या रहने वाली है, हाफ से छोटी, ये हमें नजर आ रहा है।
मान लो अगर नजर नहीं भी आए तो हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। e की पावर x कहां से कहां तक जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ ऐड कर देंगे। और उतना भी करने की जरूरत नहीं, इतना हम ऑब्जर्वेशन के हाफ माइनस मतलब हाफ से क्या रहने वाला है, छोटा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो हाफ से क्या रहने वाला है, छोटा, तो बस डी ऑप्शन टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर एक्स से उठा लेंगे इसको, है ना, और 1 बाय 1 जो जो कह रहा है वो सारे फंक्शन इस पे लगा देंगे। चलो और कुछ पूछना ऑनलाइन वालों को जो घर बैठे हैं उनको। नहीं पूछना, चलो तो फिर क्लास नोट्स निकालें। क्या क्या था, मैं कुछ देके गया था, अच्छा मैं ग्राफ देके गया था, ठीक है चलो। रेंज बाय यूज ऑफ ग्राफ अपन पढ़ रहे थे ना। तीन ग्राफ दिए थे शायद मैंने, y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x। अच्छा मैंने तुमसे कहा था कि पहले वो ग्राफ तुम्हें ईमानदारी से बनाने हैं ना, ठीक है चलो। तो जैसे ही तुमने बनाने की कोशिश की होगी, कुछ लोगों से पहला बना होगा और कुछ से जितनों से पहला बना होगा उससे थोड़े कम से दूसरों से बना होगा और थोड़े और कम से तीसरा तो खैर क्या बना होगा। तो हम पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल था y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x। इसका ग्राफ शिफ्टिंग से बनेगा कि जो मॉड x का ग्राफ है उससे कितने यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, एक, और इसकी रेंज आएगी 1 से इनफिनिटी। ये कितने जनों का सही बना था, सच सच में बन गया था, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ था अपने पास ये वाला, मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1, है ना। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसको डिफाइन करके बनाते हैं, है ना। तो ये -1 से 1 में तो ऐसा बनेगा -1 1, ये y बराबर 2 वाली लाइन बनेगी, इसकी रेंज आ जाएगी 2 से इनफाइनाइट, इसकी रेंज आ जाती है 2 से इनफाइनाइट। ये कितने जनों का सही बन गया था, ये कम हो गया ना हाथ, बस अब जैसे तीसरा करेंगे तो सारे हाथ नीचे हो जाएंगे। लॉग लेके, नहीं नहीं लॉग क्यों लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, तो बस डिफाइन करेंगे, लॉग लॉग थोड़ी ना लेंगे, लॉग क्यों लेंगे, नहीं नहीं लॉग वॉग नहीं लेंगे, है ना। दूसरा बना डिफाइन करके मुझे बनाना है, या तुमने वहां देखा था ऐसा मिल गया होगा, वहां से देख के बना लिया। दूसरा वाला मतलब ये बेसिक ग्राफ है, ये हमें आने चाहिए, है ना। तो ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ किससे करते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना। नहीं आता हो तो मैं बता दूं, उसमें कोई बड़ी भाई, आपको 3 केस बनाने पड़ेंगे क्योंकि कितने मोड आ रहे हैं, 2, -1 से छोटा, -1 से 1 और 1 से बड़ा। 1 से बड़े के लिए कोई सी भी एक वैल्यू जैसे 2 इसमें डाल के रख लेते हैं, तो दोनों मोड कौन से साइन के साथ खुलेंगे, प्लस, डिफाइन करना आता है ना मोड को। अब दोनों मोड प्लस साइन के साथ खुलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x, ऐसे यहाँ पे 2, यहाँ पे -2x। तो इसका मतलब ये होता है कि -1 से 1 में आपको कौन सी लाइन बनानी है, y बराबर 2। तो वैसे तो y बराबर 2 पूरी लाइन बनती है, लेकिन आपको सिर्फ किसमें बनानी है, -1 से 1। 1 से बड़े के लिए कौन सी लाइन बनानी है, 2x, तो ये लाइन होती है y बराबर 2x। मतलब आप तो जैसे ये पॉइंट है तो किसी भी एक पे वैल्यू निकाल के पॉइंट लाके ऐसे मिला देते हैं, तो क्योंकि लाइन सेगमेंट टाइप भी तो कुछ बनाना होता है, तो 2 पॉइंट कोई से भी प्लॉट करके उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो इस तरह ही बन जाता है ना। तो ये 2 तो आ गए, अब हम तीसरे वाले सवाल पे आते हैं ना। तीसरा वाला सवाल था अपने पास y इक्वल्स टू x की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां तक है, 0 से 3। तो सीधी सी बात है कि मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटरवल ऐसे बनाने पड़ेंगे भाई, 0 से 1, फिर एक इंटरवल बनाना पड़ेगा 1 से 2, फिर एक इंटरवल बनाना पड़ेगा 2 से 3 और एक एग्जैक्ट 3। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0,
और a की पावर 0 कितना होता है 1। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, तो कितना बच जाएगा x। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी कांस्टेंट वैल्यू पहले ले लेता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी कांस्टेंट वैल्यू पहले लेगा। इसके बाद 2 से 3 में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और एग्जैक्ट 3 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, तो एक्स क्यूब बचेगा। लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही है, तो डायरेक्ट वैल्यू एक्स क्यूब की जगह पे कितना लिख सकते हैं 27। 3 की पावर 3 तो रहा, तो डायरेक्ट क्या रख दिया 47। अब इसका मतलब ये हुआ 0 से 1 में मुझे ये लाइन बनानी है, 1 से 2 में ये बनाना है, 2 से 3 में ये बनाना है, और एग्जैक्ट 3 पे एक पॉइंट बनाना है 3,27। बनाओ, है ना, बनाओ, अब इसको भी बनाओ, है ना। अब इसको बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कितना लिखने के बाद भी जब हम बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ कि इसके बाद भी कई जगह गलती हो जाती है सवाल में, तो अपन खुद से बना के देखे फिर मैं बनाऊंगा, हाँ। बनाया, बनाओ, फिर कोशिश करो, ऐसा करोगे तभी काम। गलत है, तभी तो मैं रुका हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हम बनाएंगे तो तुम फटाफट बना ही दोगे, गलत है। मैं बनाऊंगा तो तुम्हें लगेगा हाँ ये तो आसान सा काम है ना। जब खुद बनाओगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखना था क्या, मैंने तो रखा ही नहीं, है ना। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जब हम खुद से चीजें बनाते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि अच्छा यहाँ ये गलती हो सकती है, और हमें इन सब चीजों का क्या रखना है ध्यान। हालांकि इतना डिफाइन करने के बाद इसका जो ग्राफ बनाना है वो एक आसान काम है, गलत है। वो क्या है, एक आसान काम है। एक बच्चा कह रहा है कि सर अभी 5 मिनट और रुकना। बेटा 5 मिनट और रुकूंगा तो भी तुम्हारा ग्राफ तो गलत ही बनना है। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन जिसको आना होता है ना वो फटाफट आ जाता है, नहीं आना होता तो उसको लेके बैठे रहो तो भी नहीं आने वाला है, वो तो क्लिक कर गया तो कर गया। तो कौन सा वाला है।
गलत है। अब मैं बनाता हूँ इसका क्या है ना। अब देखो चीजें एक्चुअली तब हमें समझ में आएगी जब हम उसे टाइम देंगे, है ना। अभी ये सवाल बड़ी आसानी से भी खत्म हो सकता था, मैं सीधे इसका क्या बना देता ग्राफ, है ना। तो खत्म था सवाल, तुम्हें समझ में भी आ जाए, लेकिन तुम नहीं सीखोगे, तुम तब सीखोगे जब हम सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। हमारा पढ़ाना अलग चीज है, तुम्हें समझ में आ जाना अलग चीज है, और तुमसे सवाल बनना वो एक और अलग चीज होती है। मतलब हम पढ़ाएं तुम्हें समझ में आ जाए, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तुमसे सवाल भी बन जाए, तुमसे सवाल भी बन जाए। अब ये क्या कह रहा है कि 0 से 1 में तो क्या बनाना है, 1। तो ये 0 से 1 में ये ओपन बनाते हुए क्या बना दिया, 1। ठीक। अब 1 से 2 में क्या बनाना है, x। तो 2 पे कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2। 1 पे कितनी हो जाएगी, 1। तो समझ लो इसको ये भर के ही मैंने 2 बना दिया, ये मैंने ये वाला भी बना दिया। अब 2 से 3 में ये ग्राफ है पूरा, मैं अलग अलग कलर से इसलिए बना रहा हूं ताकि अपने को समझ में आए। तो पहले ये था, फिर ये मैंने भर दिया। अब फिर समझो 2 से 3 में क्या हो रहा है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि 2 पे इससे वैल्यू कितनी आई, 2। और जब इससे 2 डालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो उसके बाद ये ग्राफ यहां से उठेगा, और 3 पे कितनी आएगी वैल्यू, 9। तो यहां से यहां तक ये कर्व शेप बनाना पड़ेगा अपने को, कर्व का, जैसे एक्स स्क्वायर का शेप होता है ना, वैसा शेप बनाना पड़ेगा। और ये बीच में खाली रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही आ रही है इससे, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है, 4। तो बीच में टूटेगा ना ग्राफ। और फिर एग्जैक्ट 3 पे ऊपर कहीं पे एक पॉइंट बना दो भाई, ये 3,27 एक पॉइंट है। जाना कहाँ जा रहा है तेरा, तो नीचे है, नीचे जा रहा है तेरा ग्राफ, तो फिर क्या। हाँ तो बस फिर वो तो बहुत कलाकार है, एक बात है। हाँ अब ये क्या कह रहा है, पीछे गया नहीं। अब जाने क्या क्या बना दिया तेने तो। आ गया, अब इसके रेंज लिखनी है, रेंज लिख लोगे तुम। चलो तो रेंज लिखो फिर। अच्छा अब इसको देख के चलो रेंज लिखो। लिखो कॉपी में, इसको देख के रेंज लिखो, देखा वो भी सही लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। अब ग्राफ तो मैंने बना दिया, चलो, है ना। अब अपन चलो रेंज ही लिख के देखें कि वो भी सही लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ध्यान से देख के लिखो ना, जल्दी क्या रहती है तुम्हें। इसके रेंज लिखेंगे अपन, पहले तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 2। 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। उसके बाद कहां से कहां तक जा रहा है, 4 से 9। और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, कौन सा, 27। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, कौन सा, 27। अरे पागल, तेने 0 लिख रखा है 1 की जगह, फिर कह रहा है यही है यही है। ना खुद का देख रहा ना मेरा देख रहा, सही है सही है जरा, तेने 0 लिखा है, मैंने 1 लिखा है, अंतर है दोनों में। आ गया, ये आ गया, क्लियर है सबको। यस और नो बोलें फिर आगे बढ़ेंगे अपन।
चलो, तो ये टोटल अपने पास 6-7 चीजें हैं जिससे हम किसी भी फंक्शन की क्या निकाल सकते हैं, रेंज। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रेंज निकालना एक बहुत बड़ा मैटर है। चलो अब 2 सवाल और लिख के जाता हूं, इनको भी कल डिस्कस करेंगे, थोड़े से हैवी सवाल हैं। वही तुम्हें रेंज निकालनी है दोनों में, है ना। एक रेंज निकालनी है y इक्वल्स टू log 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। और एक सवाल लिखा हुआ है ये बेटा, y इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 5। ये दो फंक्शन हैं जिनकी हमें क्या निकालनी है, रेंज। एक लिखा हुआ है y इक्वल्स टू बेस में 2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एक के अंदर एक के अंदर एक 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और दूसरा लिखा है y इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 4 माइनस 3 अपॉन x माइनस 5, है ना। टफ सवाल है, पहला वाला तो फिर भी थोड़ा ठीक है, दूसरा वाला थोड़ा है ना। हालांकि अपन तो जो 5-6 अप्रोच लिखी है, अगर उनको भी अप्लाई करना सीख गए, थोड़े बहुत फंक्शन भी पहचानना सीख गए तो बहुत है ना। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान, है ना। ये तो टफ कैटेगरी के सवाल है ना। तो वाह, क्या कह रहा है, हाँ तो ये टफ कैटेगरी के सवाल। हाँ एमसीटी तो अभी 6 तारीख को है ना। हाँ तो फंक्शन आएगा उसमें तो, और क्या है। आईटीएफ तो अभी कितना सब, आईटीएफ तो थोड़ा बहुत ही शुरू हो पाएगा, आईटीएफ थोड़ी ना पूरा होगा। आईटीएफ पूरा होने में तो 12-13 तारीख आएगी। चलो लिख लिया ये। चलो अब इसके बाद हम अगली चीज शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। डोमेन निकालना हमने सीखा, रेंज निकालना हमने सीखा, और अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में फर्स्ट हमें सीखना है 1-1 एंड मेनी वन फंक्शन। हमें ये आइडेंटिफाई करना सीखना है कि किस फंक्शन को हम 1-1 कहेंगे और किसको हम मेनी वन कहेंगे। तो हम सीख रहे हैं 1-1 एंड मेनी वन फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को बताना कि भाई किस टाइप का फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन को समझें तो बहुत आसान से इसकी डेफिनेशन होती है, और इसके नाम से बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन ये होती है। ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो अगर एक से कनेक्टेड हो तो उसे हम बोलते हैं 1-1। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है 1-1, तो जब 1-1 से कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं, 1-1। और जब मेनी 1 से कनेक्ट हो, मेनी किससे कनेक्ट हो, 1 से, तो उसे क्या बोलते हैं, मेनी वन। उसे क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। बहुत सीधी सी डेफिनेशन है, 1-1 और मेनी वन। तो जब एक एक से कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे, 1-1। और जब अनेक एक से कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे, मेनी वन। 1-1 और मेनी वन फंक्शन। तो एक एक से कनेक्ट हो तो 1-1, अनेक एक से कनेक्ट हो तो मेनी वन। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1-1 फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन को एक नाम से और जाना जाता है,
और वो क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो पढ़ रहे हैं वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। तो आसान सी डेफिनेशन, अगर एक एक से कनेक्ट हो वन वन, और मेनी वन से कनेक्ट हो मेनी वन। हो गया। चलो, अब इसके बाद ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली कि भाई वन वन का मतलब अगर एक एक से एक बाई से कनेक्ट हो वन वन, अनेक एक एक बाई से कनेक्ट हो तो मेनी वन। इसके बाद लिखो हाउ टू चेक। अब चेक कैसे कर सकते हैं, हाउ टू चेक। हाउ टू चेक में लिखो अप्रोच फर्स्ट। हाउ टू चेक में लिखो अप्रोच फर्स्ट। अब बात करते हैं कि भाई हम चेक कैसे करेंगे, सवाल कैसे करेंगे। तो हाउ टू चेक, और हाउ टू चेक में लिखो अप्रोच फर्स्ट। लिखा है अप्रोच फर्स्ट, और अप्रोच फर्स्ट में लिखो कि इफ fx1 equals to fx2 give, if fx1 equals to fx2 gives only one defined real relation, if fx1 equals to fx2 gives only one defined real relation, if fx1 equals to fx2 gives only one defined real relation, only one defined real relation, x1 equals to x2, only one defined real relation, x1 equals to x2, then function is 1 1, x1 equals to x2, then function is 1 1, otherwise many. If fx1 equals to fx2 gives only one defined real relation, x1 equals to x2, then function is 1 1, otherwise many 1. बहुत आसान सा चेक करने का तरीका है कि अगर fx1 बराबर fx2 को आप हल करें, और हल करने से आपको केवल एक डिफाइंड रियल रिलेशन मिले x1 बराबर x2 तो 1 1, और एक से ज्यादा डिफाइंड रियल रिलेशन मिल जाए तो फिर इसका मतलब मेनी वन। चेक करते हैं, कुछ फंक्शन में लिख रहा हूं। एग्जाम्पल लिखो चेक द फॉलोइंग फंक्शन। ये कुछ फंक्शन में लिख रहा हूं और हमें चेक करना है। चेक द फॉलोइंग फंक्शन, f e की पावर 2x प्लस 1, सेकेंड लिख लेते हैं y इक्वल्स टू ln x स्क्वायर प्लस 2x, और थर्ड लिख लेते हैं y इक्वल्स टू x क्यूब। जैसे तीन फंक्शन मैंने लिखे हैं और इसमें मुझे चेक करना है कि ये वन वन है या मेनी वन है। तो क्या मुझे चेक करना है, मुझे सोल्व करना है fx1 बराबर fx2। इसका मतलब e की पावर अंडर रूट 2x1 प्लस 1 इक्वल्स टू e की पावर अंडर रूट 2x2 प्लस 1। दोनों तरफ से e हटा सकता हूं, तो रूट 2x1 प्लस 1 बराबर रूट 2x2 प्लस 1। अंडर रूट भी हटा दूंगा तो मेरे पास केवल एक रिलेशन आया है x1 बराबर x2। तो अगर इसको सोल्व करने से केवल एक रिलेशन आया तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन क्या है, 1 1। मान लो यहां मैं सोल्व करता हूं, वही सोल्व करता हूं fx1 बराबर fx2, तो ये हो गया बेटा ln x1 स्क्वायर प्लस 2x1 इक्वल्स टू ln x2 स्क्वायर प्लस 2x2। तो वही ln हट जाएगा,
अच्छा मैं सबको एक तरफ लाऊं तो ये तो वो बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन आया तो x1 माइनस x2, तो एक फैक्टर तो हो गया x1 माइनस x2, और x1 प्लस x2 प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो आ गया x1 बराबर x2 और एक आ गया ये। तो यहाँ कहीं ना कहीं x1 x2 में कितने रिलेशन आ गए, 2, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम। और ये किसने फंक्शन बताया? क्या हो गया, मिनिमम। दोनों लिखो और तीसरे को सोल्व करो। तो अगर fx1 बराबर fx2 से केवल एक डिफाइंड रियल रिलेशन x1 बराबर x2 मिलेगा तो फंक्शन क्या होगा, 1 1, और एक से ज्यादा डिफाइंड रियल रिलेशन मिलेंगे तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। क्या है थर्ड वाला, थर्ड वाले का आंसर बताओ। 1 1 मिनिमम। अच्छा, अच्छा मेरे ख्याल से तो अभी जो 1 1 बता रहा है वो भी गलत है और जो मिनिमम बता रहा है वो भी गलत है। अब तुम सोच रहे होगे यार ये भी कभी कभी कैसी बातें करते हैं, समझ में ही नहीं आती है। यूं कह रहे हैं कि जो 1 1 बता रहा है वो भी गलत है और जो मिनिमम बता रहा है वो भी गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो 1 1 बता रहा है वो भी गलत है तुम में से तो, और जो मिनिमम बता रहा है वो भी गलत है। अब मैं सोल्व करूं, तुम सबने करके देख लिया। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर इन दोनों के अलावा कौन सा होता है, वही है नहीं, इन दोनों के अलावा कोई सा भी नहीं होता है बेटा। फंक्शन या तो 1 1 होगा या मिनी 1, और क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि आइदर फंक्शन इज 1 1 और मिनी 1। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी फंक्शन जो ना तो 1 1 हो ना ही मिनी 1 हो। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की अगर हम बात करें तो इसमें हम fx1 बराबर fx2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, है ना। अब ये जो 1 1 कुछ लोगों का आ रहा है वो तो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उन्होंने सोली गलत कर लिया होगा, यू सीधे x1 बराबर x2 लिख दिया होगा, है ना।
तो वो जो 1 1 बता रहे हैं वो तो ऐसे बता रहे होंगे, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एक क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक है तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, इधर लाके फैक्टर करने पड़ेंगे इसके। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो मैं सही कह रहा हूँ, ये 1 1 ऐसे ही बता रहे होंगे और क्या, ऐसे बता रहे हो 1 1। ये घर बैठे जो 1 1 बता रहे थे वो यस और नो में जवाब दो, उनका 1 1 कैसे आया था, ऐसे ही। यस, हाँ। अब आ जाइए, अब हम आगे आते हैं। तो इससे हमारे पास कितने रिलेशन आ गए, 2। इससे हमारे पास कितने रिलेशन आ गए, 2। तो जो मेनी वन बता रहे हैं वो इससे बता रहे हैं कि चूंकि 2 रिलेशन आ गए इसलिए कितना होगा, मेनी वन। जो 2 बता रहे हैं वो इससे बता रहे होंगे कि आंसर कितना आएगा, मेनी वन। अब जिन्होंने उधर से 1 1 बताया वो भी गलत है, और जिन्होंने ऐसे सोल्व करके मेनी वन बताया वो भी गलत है। तो अब बात ये आती है कि फिर सही क्या है। सही ये है कि ये फंक्शन मेनी वन नहीं है, ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। ये फंक्शन क्या है, 1 1। और ये 1 1 क्यों है, ये 1 1 इसलिए है कि यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा है ना बेटा, ये डिफाइन ही नहीं है। अगर आप इसको x1 में क्वाड्रेटिक समझते हुए सीधाचार्य लगाओगे तो ये इमेजिनरी रिलेशन आएगा। ये कौन सा रिलेशन आएगा, इमेजिनरी। तो जो रियल और डिफाइन रिलेशन है वो तो कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। ये जो दूसरा रिलेशन मिल रहा है वो रियल और डिफाइन नहीं है। हमने लिखा है कि डिफाइन रियल रिलेशन, जैसे यहां जो रिलेशन आए थे वो क्या थे, दोनों रियल थे, इसलिए हमने कह दिया मेनी वन। यहां दिख तो 2 रहे हैं लेकिन उसमें से जो एक है वो तो रियल है ही नहीं, वो तो इमेजिनरी रिलेशन है। रियल डिफाइंड रिलेशन तो कितना आ रहा है, एक, x1 बराबर x2, इसलिए ये फंक्शन क्या है, 1 1, है ना। तो ये वो जगह है इसमें जहां पे क्वेश्चन बनाने वाला क्या ले सकता है, मजा। क्वेश्चन बनाने वाला क्या ले सकता है, मजा। यही वो जगह है जहां पे क्वेश्चन बनाने वाला क्या ले सकता है, मजा। अब मैंने तुम्हें समझा दिया है इसको अच्छे से कि वो कौन सी जगह है जहाँ क्वेश्चन बना, क्योंकि यही वो कमी है इस डेफिनेशन की, जहां क्वेश्चन बनाने वाला अपना क्या लगा सकता है, दिमाग। तो जो रिलेशन है उन्हें अच्छे से देख परख लें कि वो दोनों रिलेशन अगर रियल और डिफाइन है तो हम कह देंगे मेनी वन, और अगर उसमें से कोई इस तरह का इमेजिनरी रिलेशन है तो फिर उस रिलेशन की कोई मान्यता नहीं है, एक ही रिलेशन माना जाएगा। और एक रिलेशन की वजह से इसे क्या कहेंगे, वन वन। एक रिलेशन की वजह से इसे क्या कहेंगे, वन वन। तो अब समझो कि कई बार ऐसे भी हो जाता है ना, अंधकार में भी क्या कहते हैं, अंधेरे में भी तीर लग जाता है। अब किसी ने उसको सोल्व वोल्व करना नहीं आता और उसने कहा अच्छा क्यूब से क्यूब कटा और x1 बराबर कितना आ गया, x2, और आंसर क्या आ गया, 1 1, है ना। और किसी को ज्ञान तो हो लेकिन अधूरा हो और वो बेचारा मेहनत भी करे, फैक्टर भी बनाए, है ना, और वो क्या लिख के आया, मेनी वन। तो उसने बेचारे ने फैक्टर बनाए, सबसे अच्छे से सही से सोल्व किया, तो आंसर क्या दिया है बेचारा, मेनी वन। और एक जिसको ज्ञान नहीं है, अक्ल नहीं है, किस्मत, उसने x1 बराबर x2 से आंसर क्या दे दिया, 1 1, और उसका भी सही हो गया। है ना, तो अब उसका कुछ नहीं कर सकते अपन, है। तो ये हमें यहाँ पे इसमें ध्यान रखना पड़ता है इस मेथड में। चलो इसके बाद आते हैं अप्रोच 2। इसके बाद आते हैं अप्रोच 2। अप्रोच 2 में लिखो बाय यूज ऑफ dy by dx। अप्रोच 2
और अप्रोच 2 में लिखें बाय यूज ऑफ dy बाय dx। अप्रोच 2 में लिखें बाय यूज ऑफ dy बाय dx। बाय यूज ऑफ dy बाय dx, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ऑलवेज इंक्रीजिंग बाय यूज ऑफ dy बाय dx, इसमें अंदर लिखें ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन आर 1 1। अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा तो अपनी वैल्यू रिपीट करेगा नहीं। कोई फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, 1 1 होगा। एक एक्स पे एक ही वाई लेगा, एक एक्स पे क्या लेगा, एक ही वाई लेगा, है ना। तो अगर कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो फिर वो हमेशा क्या होता है, 1 1। तो एक लाइन लिखते हैं इसमें, ए फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग देन इट इज 1 1, अदरवाइज तो मेनी वन। तो अगर कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है या ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो फिर वो क्या होगा, 1 1 होगा। और अगर वो कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है फ्लक्चुएटिव, तो फिर हम क्या कह देंगे, मिनिमा, है ना। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किससे देखेंगे, वही dy बाय dx से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किससे देखेंगे, dy बाय dx से। तो वही चेक द फॉलोइंग फंक्शन, मैं कुछ फंक्शन लिखता हूं जिन्हें हमें dy बाय dx से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये 1 1 है या मेनी वन है। चलो पहला फंक्शन लिखता हूं मैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। दूसरा फंक्शन मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, है ना। तीसरा फंक्शन लिखा मैंने y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2x। और चौथा फंक्शन लिखा मैंने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। चौथा फंक्शन लिखा मैंने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो अगर अब हम फर्स्ट को देखें बेटा, तो वही dy बाय dx निकाले तो कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। 3 बाहर ले लें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। कैसे देखा ग्रेटर देन 0, डी नेगेटिव आ रहा है इसका, a पॉजिटिव और d नेगेटिव। और किसी भी पॉलिनोमियल के लिए a पॉजिटिव d नेगेटिव तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। देखो यहाँ पे ये a पॉजिटिव और d नेगेटिव आ रहा है, इसलिए अपन ऐसे बोलते हैं। अब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग हो गया तो हैंस ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो अगर बढ़ता जाएगा तो एक एक्स पे एक ही वाई की वैल्यू आएगी। दूसरा क्या आ रहा है, मैनी वन। भाई दूसरे का आप dy बाई dx देखोगे तो ये तो 2x माइनस 1 आएगा। और ये तो क्या हो सकता है, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
देखो 1 से बड़ी वैल्यू डालो पॉजिटिव, 1 से छोटी वैल्यू डालो नेगेटिव। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम। भाई तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, तो फिर क्या हो गया, मिनिमम। हाँ सर, बीच में ओपी सर की वॉइस आ रही है, बहुत डिस्टर्ब है, वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। अरे अरे, ओपी सर की आवाज हमेशा आती है, अब मैं इसका क्या करूं यार। ये मैं उधर पीएन वाले पेज में पढ़ाता रहता हूँ, उसमें भी ओपी सर की आवाज आती रहती है। ओपी सर अंतर्यामी है, उनकी आवाज सब जगह आती रहती है। मेरी भी आ रही थी क्या। अब उसका उधर क्या कर। एक बच्चा कह रहा है नहीं आ रही है अभी। अब नहीं आ रही है तो किसी बच्चे को ओपी से ज्यादा पसंद है, तो उसको बैठे बैठे भी क्या है, उनकी आवाज उसकी कानों में गूंजती रहती है, तो बेटा वो तो अब तुम्हारा प्यार है ओपी सर के लिए, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। बच्चे तो लिख रहे हैं आज आवाज नहीं आ रही है। एक बच्चा लिख रहा है ओपी सर से नफरत करनी पड़ेगी, क्यों। ठीक है, थर्ड का क्या आ गया बेटा, इसके लिए डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो साइन एक्स का कॉस एक्स -2, ये तो नेगेटिव होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आनी, नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग हो गया तो ये क्या होगा, 1 1, हेंस इट इज 1 1। डिक्रीजिंग है फंक्शन हमेशा, और अगर फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, 1 1 होगा। फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, 1 1 होगा। और अगर हम y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की बात करें, तो 3x² तो वही ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो फंक्शन क्या माना जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग है तो ये भी क्या होगा, 1 1। इंक्रीजिंग है तो ये भी क्या होगा, 1 1। इंक्रीजिंग है तो ये भी क्या होगा, 1 1। तो दूसरा तरीका आता है हमारे पास डीवाई बाई डी एक्स, हम डीवाई बाई डी एक्स निकालें। अगर वो हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा, और अगर समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम फंक्शन के बारे में ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, मिनी वन होगा। दोनों मेथड क्लियर है सबको, पीछे तक जो घर बैठे हैं उनको दोनों क्लियर हैं, यस और नो में बताएं जल्दी से, यस। चलो इसके बाद लिखें बेटा अप्रोच थर्ड। अप्रोच थर्ड पे आ जाते हैं, है ना। अप्रोच थर्ड लिखो, और अप्रोच थर्ड का नाम है अपने पास काउंटर एग्जाम्पल मेथड। तीसरा हमारे पास आता है बेटा काउंटर एग्जाम्पल मेथड। तुम्हारे लिए अगर कोई मेथड सबसे काम का है तो वो यही है। तुम्हारे लिए अगर कोई मेथड सबसे काम का है तो वो यही है, और वो कौन सा है, काउंटर एग्जाम्पल मेथड। मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं जिन्हें हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या मेनी वन है। मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं जिन्हें हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या मेनी वन है। अब देखो काउंटर एग्जाम्पल मेथड क्या कहता है, हाँ ना, इसमें हम लिख भी लें साइड में चाहें तो, यूजफुल टू शो, यूजफुल शो मेनी वन। ये कहीं ना कहीं मेनी वन बताने में हमारी मदद करता है।
मेनी वन बताने में हमारी क्या करेगा मदद, यूजफुल टू शो मेनी वन। और करना क्या है हमने कि अगर हमने कोई से भी ऐसे दो एक्स बता दिए, अगर हमने कोई से भी ऐसे दो एक्स बता दिए जिसपे y की वैल्यू क्या है सेम, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेनी वन। जैसे अगर मैं ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2 sin x, मैं बोल सकता हूं कि एट x इक्वल्स टू 0 एंड पाई वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाएगी, साइन 0 0 tan 0 0, वैल्यू ऑफ y क्या आ गई 0, देयरफॉर क्या हो गया मेनी वन, देयरफॉर क्या हो गया मेनी वन। समझ रहे हो, वन वन नहीं बता सकते ऐसे कि भाई कोई एक एक्स बता दिया जिसपे वाई की वैल्यू एक आ गई तो फंक्शन क्या हो गया वन वन, मेनी वन बता सकते हैं कि भाई ऐसे अगर कोई सी भी दो वैल्यू होगी, दो या दो से ज्यादा, जिसपे वाई की वैल्यू क्या है सेम, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेनी वन। तो एक भी ऐसा आपने काउंटर एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है कि एक्स की दो वैल्यू है जिसपे वाई की वैल्यू क्या है सेम, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये क्या है मेनी वन, और कोई सा भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेथड जस्ट एन ऑब्जर्वेशन आपको बता देगा कि भाई ये फंक्शन मिनिमम है या नहीं। तो अगर मिनिमम दिख रहा है इस तरह से तो वैसे ही बता दे, नहीं तो अपने पास बाकी मेथड है ही सही जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि फंक्शन वन वन है या मिनिमम है। ये लिखा हुआ है काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल मेथड, और ब्रैकेट में लिखा है यूजफुल टू शो मिनिमम है। काउंटर एग्जाम्पल मेथड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजफुल टू शो मिनिमम। अब जैसे सेकंड वाला है तो मॉड लिखा हुआ है, तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ, कोई सा भी दे दूं मैं कि एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड -1 वैल्यू ऑफ वाई इज 2। एक से ज्यादा एक्स हैं जो एक वाई से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा मेनी वन, इसलिए क्या हो जाएगा मेनी वन। इसके लिए बताना है तो बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि भाई एट एक्स इक्वल्स टू 1.1 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर कितना होगा 1, 1.1 1.11 1.2 हजारों वैल्यू है जिस पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर कितना होगा 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1। तो इन सब पे y की वैल्यू कितनी आने वाली है 1 -3 बराबर -2, देयरफॉर मेनी वन। ऑब्जर्वेशन से हमने बता दिया कि ये फंक्शन क्या है मेनी। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे अब आप यहाँ देखें, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ तो आपको आसानी से दिख रहा था कि यार x की वैल्यू कौन सी है, लेकिन यहाँ नहीं देख पा रहे हैं हम कि यार x की किस वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई मैंने ले लिया कि लेट x की कोई वैल्यू ले ली 1, कोई सी भी आर्बिट्री वैल्यू ले ली, तो x 1 लिया तो y कितना आएगा 1 -2 + 4, और 1 + 2 + 4 तो कितना आ गया भाई ये 3/7, कितना आ गया 3/7। अब मैं क्या करता हूँ y इक्वल्स टू 3/7 कर देता हूँ, y इक्वल्स टू कितना कर देता हूँ 3/7, एक्स स्क्वायर -2x + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर +2x + 4 इक्वल्स टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, बना के x की वैल्यू निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, और x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो उससे किसकी वैल्यू निकलेगी x की। दो वैल्यू आ गई कौन कौन सी 1 और 4। इसका मतलब क्या हो गया कि एट x इक्वल्स टू 1 एंड 4 वैल्यू ऑफ y इज सेम 3/7।
हो गया। लास्ट वाले में आगे सबकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या 1 और 4 आ रही है। नीचे लाइन लिख ली, therefore at x equals to 1 and 4, therefore at x equals to 1 and 4 value of y is 3/7, value of y is 3/7, hence it is a many one function, hence it is a many one function, इसलिए कौन सा फंक्शन होगा, many one, है ना। therefore at x hence at x equals to, therefore at x equals to 1 and 4 value of y is 3/7, therefore it is a many one function। इसके बाद हम आते हैं अप्रोच 4 पे। इसके बाद लिखें अप्रोच 4। लिखें, चलो अप्रोच 4 में लिखो बाय यूज ऑफ ग्राफ। देखिए ग्राफ बना के हम हर सवाल को कर सकते हैं, है ना। ग्राफ बना के तो हम हर सवाल को कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ग्राफ बन जाएगा तो पूरा कुछ दिख जाएगा, तो हम सब सवालों को कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ हर चीज का बन पाए ये एक अलग मैटर होता है, तो इसलिए अपन लास्ट में रखते हैं बाय यूज ऑफ ग्राफ। चलिए तो बाय यूज ऑफ ग्राफ लिख लिया, अप्रोच 4 बाय यूज ऑफ ग्राफ। इसमें लिखो इफ देयर एग्जिस्ट ए लाइन, if there exists a line, if there exists a line, if there exists a line parallel to x axis, if there exists a line parallel to x axis, if there exists a line parallel to x axis, x axis के parallel, if there exists a line parallel to x axis which cuts graph of, which cuts graph of y equals to fx, if there exists a line parallel to x-axis which cuts graph of y equals to fx at more than one point, at more than one point, at more than one point, then function is minimal. At more than one point, then function is minimal. ऐसा अपन then function is minimal, cuts at more than one point, then function is minimal, ऐसा अपन ने पहले भी लिखा था एक डेफिनेशन। लेकिन वो उससे क्या पता लगता था, फंक्शन है या नहीं, और उसके लिए क्या बताते थे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, है ना। उसके लिए हम क्या देखते थे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन। इसके लिए क्या देखेंगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, है ना। क्यों ऐसा देखेंगे, देखो सीधी सी बात है भाई, अगर कोई लाइन है, जैसे मान लो अपना आसान सा ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स वगैरह किसी का, अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 3-4 जगह पे कट करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की ऐसी 3 वैल्यू है जिसपे वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। यही तो होगा इसका मतलब कि भाई एक्स की जितनी जगह कट करेगा इसका मतलब इतने सारी जगह है एक्स की जहां पे वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। इसका मतलब नहीं वन, और एक ही जगह कट करेगा तो फिर 1। चलो तो अब मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं जिनके ग्राफ बना के ही बताना है तुम्हें कि ये 1-1 है या मेनी वन है। मतलब तुम बताओ तो किसी भी तरीके से दोगे, लेकिन हमें किससे बताना है, ग्राफ से। चलो तो मैं 3 ग्राफ लिखता हूँ, y इक्वल्स टू mod x प्लस 1, सेकेंड मैंने लिखा y इक्वल्स टू mod x प्लस 1 माइनस mod x माइनस 1, और थर्ड मैंने लिखा y इक्वल्स टू x क्यूब। बिल्कुल बेसिक जो अभी सीखे उसी से थोड़े मिलते जुलते लिखे, y इक्वल्स टू mod x प्लस 1, y इक्वल्स टू mod x प्लस 1 माइनस mod x माइनस 1, और y इक्वल्स टू x क्यूब। चलो अब सब अपनी अपनी कॉपी में ग्राफ बनाओगे, है ना, फिर अपन देखते हैं कि सही बने हैं या गलत बने हैं। पहले 2 से ये पता लगेगा कि भाई ये जो मैंने कल होमवर्क में दिए थे कितने जने ईमानदारी से इसको करके आए, नहीं आए, इसलिए आज यहीं रुक के बनवा रहा हूं, है ना।
ताकि पता लगे कि भाई कितने जन ईमानदारी से काम करके आ रहे हैं कि नहीं आते। अभी ऑनलाइन वालों का तो कैसे पता लगेगा कि यार ये ईमानदारी से करके आते नहीं आते। चलो ऑफलाइन वालों की तो मैं कॉपी देख लूंगा। हम्म। ऑनलाइन वालों का कैसे पता लगेगा? अरे बेटा आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो तुम बिना ग्राफ के भी दे दोगे, तुम टैलेंटेड हो चुके हो। मैं तो ग्राफ देखना चाहता हूँ कॉपी में। फर्स्ट का गलत है बेटा। एक बच्चा कह रहा है, ओहो, एक बच्चा तो कह रहा है सर जी ग्राफ आपको व्हाट्सअप कर दें, और दूसरा बच्चा लिख रहा है कि सर हम एक ही बार में आईआईटी निकाल लेंगे तब हमारी ईमानदारी सिद्ध हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारी ईमानदारी तो अभी भी सिद्ध है ना, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। मैंने कब तुम्हारी ईमानदारी पे शक किया? अच्छा, ये जो बच्चा एक व्हाट्सएप पे भेजना चाह रहा है, देखा नहीं, भेजे तो। ये एक जो बच्चा व्हाट्सएप पे भेजना चाह रहा है ग्राफ बना के, वो भेजे, देखा? देखें क्या है क्या नहीं है। तो ये जो बच्चे ने ग्राफ भेजा है पहले वाले का, ये तो गलत है बेटा तुम्हारा, है ना? व्हाट्सएप पे तो नहीं भेजा है इसने, तो पर्सनल मैसेज भेजा है। गलत है ये, गलत है, गलत। चलिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, मतलब सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। लेकिन आसान याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। एक और बच्चे ने भेजा है, और इसका भी गलत है बेटा।
है ना, जो दूसरे ने भेजा उसने भी गलत है। अच्छा, ये वही बच्चा है क्या जिसने दूसरे ने भेजा है, जिसने ही लिखा था सर हम वो आईआईटी निकाल लेंगे और उसके बाद आपको हमारी ईमानदारी पता, ये वही वाला बच्चा है क्या? बताना तो, देखा ने, यस या नो बोलना तो। अच्छा, ये वो वाला बच्चा नहीं है, अच्छा ये कोई और बच्चा है। हम्म। अच्छा, यहाँ वालों ने बना लिया क्या सबने? अच्छा, यहाँ वालों का भी देख लें। हम्म। एक बच्चा लिख रहा है, नहीं सर अभी मेरी मम्मी के पास फोन है, बाद में आपको। अरे बाद में तो क्या भेज देगा, बाद में तो अभी मैं बोर्ड पे ही सोल्व कर दूंगा। ये कलाकार है, कुछ बच्चे तो कहते हैं बड़े टैलेंटेड हैं अपने बेच में, है ना। इनके तो बाद में तो फिर मैं अभी बोर्ड पे मैं ही सोल्व कर दूंगा, फिर उसके बाद क्या पता तेने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। नालायक, सब गलत सलत बना रहा है, ये गलत वो गलत। मैं इसलिए तो कहता हूँ, मतलब क्या बोला है, इसने ही सही बना दिया एक ग्राफ तो। ये रहा। एक कब से एक्स और वाई एक्सिस बना के बैठ जा तू तो बस। कुछ लोग तो इतने टैलेंटेड होने का, अच्छा ग्राफ बनाना है क्या? कभी लो सर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बस बन गया ग्राफ। कि सर देखो, जैसे वो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ट्राई तो किया, ऐसे ही कुछ बच्चे कहते हैं सर बनाया तो सही, एक्स और वाई एक्सिस तो बनाए, गलत है जाने क्या क्या बना के बैठ गया, है ना। मतलब कि सर देखो मैंने बनाया, क्या बनाया कि एक्स और वाई एक्सिस बनाया ना सर, एक्स और वाई एक्सिस कम होता है क्या? हाँ? इतनी बड़ी बात है सर, एक्स और वाई एक्सिस तो बनाया। एक्स और वाई एक्सिस बनाना कम थोड़ी ना होता है। बस ये एक ही बना के अभी तक। हम्म। अरे ये वाला तो अपन ने प्लस वाले का बनाया था बेटा, ये तो माइनस है, अंतर आएगा ना कुछ। ये देखो, ये किसका बनाया है ये? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मतलब अब क्या है, किसी किसी का तो लक से भी ग्राफ सही हो जाता है ना, बन गया और बस। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ किसी किसी का लक से भी ग्राफ सही हो जाता है। एक्चुअली उस चीज को समझें, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ये एक और बच्चे ने भेजा, या बहुत सारों को तो वाई, ये पहले वाला ग्राफ ही गलत आ रहा है, पता नहीं क्या सोच के बना रहे हैं, है ना। बाकी की तो बात दूर है, अरे पहले वाला ही पता नहीं क्या सोच के बना रहे हैं। अरे कितनी बार मैंने कहा चीजें बड़ी आसान होती है, लेकिन उसको सीख, मतलब हम क्या होता है कि हम दुनिया जहान का पढ़ाते हैं, बच्चा बेचारा वो दुखी। अब इसको समझे ना, ये ग्राफ क्या है, ये वो वाला बनेगा एक्स एक्सेस पे शिफ्ट होने वाला, ये मॉड एक्स प्लस वन है। अब ये आधे बच्चे तो वही वाला ग्राफ बना रहे हैं जो भी मैंने पहले बनाया था, वो तो अलग था ना बेटा, वो तो ये था, वो तो मोड एक्स प्लस वन था, ये मोड के अंदर एक्स प्लस वन है, दोनों में अंतर है। अब आधे अभी भी वही वाला ग्राफ बना रहे हैं जो इसका बनाया था, अरे देखो तो सही, दोनों में अंतर है। वो मॉड एक्स प्लस वन है, वो वाई में कुछ जुड़ा है तो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, ये एक्स में कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होगा। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? एक्स एक्सिस पे। मॉड एक्स जो है, बस मॉड एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जीरो की जगह कहाँ पे शिफ्ट होगा? -1 से। ये वाला किससे बनाते हैं? इस तरह के शिफ्टिंग से बना लेते हैं। और ये कैसे बनाएंगे? ये डिफाइन करके बनेगा। अभी भी मैंने बोला था, इसको कितने इंटरवल में डिफाइन करना पड़ेगा? 3 इंटरवल में डिफाइन करना। तो इसको डिफाइन करके बनाएंगे, अब इसको डिफाइन करके बनाएंगे तो वही 3 इंटरवल। मैं इसलिए बार बार इतना जोर दे रहा हूं कि भाई हम कम से कम क्या सीख जाएं, आसान। और आसान सीख जाए मतलब सिलेक्शन क्या है? पक्का है। क्यों पक्का है? क्योंकि बच्चा आसान भी नहीं सीख पाता है,
अब तुम्हें रोज कह रहा हूं कि भाई क्या सीख लो आसान, बाकियों को थोड़ी ना मैं कह रहा हूं, इतने लाखों बच्चे उनको कौन कह रहा होगा आसान सीख लो, कोई कह नहीं रहा होगा तो वो सीख ही नहीं पाएंगे, बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे तो मजाक क्या कर, सच बात बता रहा हूं। अभी मेरे पढ़ाने से पहले तुम्हें थोड़ी ना पता था कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान, पता था क्या? नहीं पता था। फिर अब सोचो जिनको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उनको अभी भी नहीं पता कि सिलेक्शन के लिए क्या आना जरूरी है, आसान। अब जब उनको पता ही नहीं है तो सीखेंगे कैसे? अरे सीखेंगे क्या, नहीं सीखेंगे, तुम्हारे जैसे ही रहेंगे, जाने क्या क्या सीखते रहेंगे, आसान सीखेंगे ही नहीं। जैसे तुम सीखते रहे साल भर जाने क्या क्या, अब पता नहीं क्या क्या सीखते रहे, मुझे भी नहीं पता क्या क्या सीखते रहे, है ना। मैं तो देख रहा हूँ कि भाई ये नहीं आता, इसको मैंने फिर अब ये दे दिया, फिर इसमें जाने क्या क्या बने जा रहा है, बने जा रहा है। है ना। अब ये बन गया, अब ये वही डिफाइन, तो ये अब जैसे इस इंटरवल में डिफाइन करोगे तो इसमें कितना आ रहा है, इस इंटरवल में। अब ये देखो एक नालायक ऐसे ही बोल गया टू, और टू कहां से आएगा पहले डिफाइन तो करके देख। -1 से 0 रखेंगे तो ये वाला मोड प्लस साइन के साथ खुलेगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा। अब 0 डालेंगे तो माइनस होगा, तो ये वापस प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। सही लिख रहा हूँ? 1 से बड़े के लिए कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, और -1 से छोटे के लिए दोनों नेगेटिव ओपन कर दें, -1 और ये नेगेटिव करेंगे तो x-1। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी, -2 अगर तो x -1 से छोटा है, 2x अगर तो x कहां से कहां तक है, -1 से 1, और कितना हो जाएगा 2 अगर तो x 1 से बड़ा है। अब इसके हिसाब से क्या ग्राफ बनेगा इसका, -1 से 1 में तो y बराबर 2x वाली लाइनें बना लो ऐसी, इसके इधर ये -2 वाली लाइन बना दो, और इसके इधर 2 वाली लाइन बना दो, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। और ये एक्स क्यूब का तो मैं थोड़े दिन पहले भी क्लास में बनवा चुका हूं, तुम्हें याद हो तो, इस तरह का शेप आएगा। वो एक नहीं बनाया था मैक्सिमम वाला, जिसमें मैंने 1 लिया था, एक्स स्क्वायर लिया था और एक्स क्यूब लिया था, बनवाया था थोड़े दिन पहले। इनकी प्रैक्टिस कर लेना घर जाके, और फिर कह रहा हूं मैं, है ना, इनकी प्रैक्टिस तो कर लेना, और कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्या कर लें, आसान, तो भी बहुत कुछ हो जाता है ना। चलो ठीक है, अब होमवर्क में लिख लेते हैं क्या करके लाना है। चलो, तो होमवर्क में लिखो भाई, डीपीपी कितनी कर ली अपन ने, 3 कर ली क्या? चार कौन सी वाली है, मेंस वाली, चलो। तो एक तो डीपीपी नंबर 4 ले लो, डीपीपी नंबर कौन सी ले लो, 4, है ना। और क्या ले लो भाई, शीट में ले लें थोड़ा सा कुछ। तो शीट में ये बताओ मुझे, अपन ने पार्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में कुछ कर लिया क्या? जैसे पार्ट 1 में तो अपन ने 14 तक कर लिए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में कुछ नहीं किया। चलो कुछ नहीं किया तो इसमें ले लो एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ले लो, चलो, है ना, यही कर लें। एक डीपीपी है, और एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड में कहां तक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ये होमवर्क में करके आना। डिवाइड 2